हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अब से डेली एक DSSB के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, TGT एग्ज़ाम के लिए जितने भी न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर से और कुछ बढ़िया नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे डेली आपको एक DSSB का शिफ्ट वाइज पेपर मिलेगा। आपको बस ध्यान से देखना है। मैं पहले जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा इसको, उसके बाद मैं इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आपका यहीं पे सारा चीज़ तैयारी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। DSSB 24 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि TGT इंग्लिश के लिए था। तो चलिए, इन व्हाट टाइम इन ईयर्स विल 5000 फेच एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 एट 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय वर्षों में 5000 की राशि 10% की वार्षिक प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1000 का ब्याज प्राप्त करेगी। अब 1000 का ब्याज प्राप्त करेगी तो देखिए 1000 बटे 5000 कितना परसेंट हुआ? 20% हुआ करीब। 20% हुआ यानी 10 गुने 2, 20% यानी 2 साल इसका आंसर। बस इतना इसमें करना था। अब ये कैसे किया मैंने, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए, अगर दिया हुआ है प्रिंसिपल P, मूलधन P दिया हुआ है, रेट R% दिया हुआ है और टाइम T साल दिया हुआ है, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज में वो R/T% हो जाता है। R/T%, ठीक है। तो अब देखिए, इफेक्टिव हमको 1000 रुपया क्या मिला? ब्याज मिला। 1000 रुपया ब्याज मिला 5000 पे। ये इतना करने का जरूरत नहीं है, ये मुंह से आप लोग बना सकते हैं कि 20% का ब्याज मिला। यानी ये बताइए, आपके पास आर कितना है? 10% है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20% आ जाएगा इफेक्टिव रेट? तो T=2 ईयर। अब ये हम आपको अभी समझाएं, लेकिन हम अभी देखें ना, इससे पहले कितना जल्दी इसको बना दिए थे। तो ये मात्र 5-6 सेकंड का क्वेश्चन है। ये हुआ आपका। और भी बनाने का तरीका है क्या? क्योंकि मुझे पता है कि टीचिंग बैकग्राउंड से हैं आप लोग, के लिए मैथ एक हैसल बन जाता है। बहुत ऐसे भी होंगे जिनको मैथ अच्छा लगता होगा, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं टीचिंग बैकग्राउंड से, मैंने जिनसे भी बात किया है उनको मैथ में दिक्कत ही हुआ है। तो चलिए, एक एक तो वो वाला मेथड हो गया। अब दूसरा एक फॉर्मूला होता है, इससे भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। टाइम पीरियड पूछा है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 100 × SI / P/T। बताइए, 100 SI कितना है? 1000 रुपया उसको ब्याज मिला है। P कितना है? 5000 रुपया है। और सॉरी, टी का है ना, तो यहाँ आर हो जाएगा 100 × SI P/R। आर कितना है? 10। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2। T= कितना आ गया? 2 साल। ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं इस। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The ratio of milk to water in a 49-liter mixture is 4:3. Find the quantity in liters of water that must be added to the mixture to make the ratio 1:1. 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। मिश्रण में पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे मिलाकर वह मिलाने पर अनुपात 1:1 हो जाए। यानी मिल्क वाटर 4:3 है, तो क्या ऐसा मिलाएंगे? हम रेशियो में अभी बात कर रहे हैं। एक रेशियो अगर मिला देते हैं तो क्या 4:4 यानी 1:1 नहीं हो जाएगा क्या? एकदम। अब बताइए, यहाँ पे रेशियो का सम कितना है? 7। टोटल लीटर कितना है? 49। यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। एक ही रेशियो तो ऐड किए थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। कितना जल्दी बन गया। अगर हम ऐसे समझाते नहीं तो एक मतलब ये भी 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अब आपको समझाते हैं कैसे बनाया गया इसमें। पहले तो बेसिक मेथड से समझाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आए, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको समझ में आए। बेसिक से कैसे है देख लीजिए। 1 लीटर मिक्सचर मिल्क और वाटर 4:3 में है। मिल्क और वाटर का और 49 लीटर टोटल है। तो बेसिक मेथड से इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में है ना, एक्चुअल नंबर्स नहीं है, मतलब नंबर्स नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो में कर दिया गया है। तो मान लेते हैं एक ऐसा नंबर 4x + 3x जो कि एक्चुअल नंबर है, ये जोड़ के कितना आ रहा है? 49। यानी 7x कितना आ रहा है? 49। यानी x बराबर कितना आ रहा है? 7। यानी ये कितना होगा?
28 होगा, और ये कितना होगा 21 होगा। मिल्क कितना होगा 28, वाटर कितना होगा 21। अब कितना जोड़ेंगे इसमें, 7 ही जोड़ देंगे तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगा आंसर। तो अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, टाइम में एकदम टाइम का एकदम अंदर रह के, उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया। उसके लिए आपको एक्स वैक्स मानने का जरूरत नहीं है, सीधे आप लोग लिखिए 4:3 क्या है, रेशियो है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 7 रेशियो हो गया, 7 रेशियो आपका सॉल्यूशन हो गया। टोटल का वैल्यू ये भी दिया हुआ है 49 लीटर है, और रेशियो से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यानी ये 49 जो है वो 7 का वैल्यू है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। तो बताइए 4:3 में कितना जोड़ेंगे कि 4:4 यानी 1:1 का ये आ जाए। तो क्या एक ही रेशियो जोड़ना पड़ेगा, तो एक रेशियो का वैल्यू 7 है तो 7 आंसर। ऐसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम में। एसएससी वाले अगर देख रहे होंगे तो वो पहले ही बार में समझ गए होंगे, क्योंकि उनका इतना प्रैक्टिस होता है ये सब मैथ का। इफ द 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 11, which of the following option given below can give the possible correct relation between m and n। यदि 6 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच का संभावित सही संबंध दे सकता है। देखिए ऑन पार एसएससी का लेवल है, एकदम एसएससी के लेवल पे एकदम पेपर ये बना हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस भी उसी तरीका से करना होगा। अभी हमको क्या पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 से कौन सा संख्या कटेगा। तो 11 से अल्टरनेट स्थान पे, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। तो सम ऑफ जो इवन पोजीशन पे नंबर है, ऐसे बोल सकते हैं, इवन पोजीशन पे जो नंबर है और ऑड पोजीशन पे जो नंबर है, वो लोग का सम का डिफरेंस का 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 22, यानी 11 से डिविजिबल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो ऑड पोजीशन पे कौन कौन सा है, n है, 8 है और 8 है, यानी 8 8 16 प्लस n है। इवन पोजीशन पे कौन कौन सा है, 2 है, ये है 6 है, 5 है और 3 है, 9 प्लस m है बराबर 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए। अब बताइए 16 और 9, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7 बचा, और यहाँ क्या बचा प्लस n माइनस m बराबर 0 11 22, ऐसे आते जाएगा, कुछ भी हो सकता है, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। अभी बताइए n माइनस m अगर 0 हुआ तो क्या n माइनस m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर जाएगा, और इसको पलट देंगे m माइनस एन कर देंगे तो क्या ये 7 साइन चेंज नहीं हो जाएगा, और m माइनस एन बराबर 7 दिया हुआ है। तो ये ऐसे अप्रोच करना है, और अप्रोच करने का तरीका आप इवन और ऑड मत करने लग जाइएगा। वहाँ पे कैसे करना है हम आपको बताते हैं। इवन ऑड तो सिर्फ समझाने के लिए हो गया, अल्टरनेट नंबर का क्या लेना है, सम लेना है। n है, 6 है, 8 है, m है, 8 है, 3 है। अल्टरनेट नंबर n 8 और 8 8 8 16 प्लस n माइनस 6 m और 3 9 प्लस m का डिफरेंस कितना चाहिए, 0 या 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, 7 आएगा आपका। चेतन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ ही सेव 66,000 देन हिज इनकम इन रुपीज इज। अब चेतन है ना 60% अपना इनकम खर्च कर देता है और इतना बचाता है, तो 60% खर्च करता है तो क्या 40% ही बचाएगा, एकदम बचाएगा। तो यानी ये जो 66,000 है वो 40% का वैल्यू है। पूछ रहा है इनकम, पूरा इनकम कितना होता है, हमेशा 100% होता है, यानी ये 100% का वैल्यू पूछ रहा है। कट गया, सॉरी, यहाँ से यहाँ काट दीजिए और ये 4 से 25 बार में काट दीजिए, आसानी होगा। 25 छक 150, 25 छक 150 और 165 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। जैसे कि देखिए अब मान लेते हैं कि हम, ये हो गया आपका एग्जाम ओरिएंटेड मेथड। बेसिक मेथड इसका क्या हो गया, इनकम अगर आप लोग x मान लीजिएगा और वो क्या करता है 60% अपना खर्च कर देता है, तो 40% ही बचाएगा,
40/100 बराबर कितना 66,000 होना चाहिए। वही चीज़ आ गया, देखिए ये आपका यहाँ से 1010 कट गया, 4 से ये 25 बार में, 25 इंटू 6600 आप लोग गुना कर दीजिएगा एक्स का वैल्यू के लिए। वही बिना एक्स माने यहाँ पे बनाया गया। A woman travels 250 km at a speed of 25 km per hour. Second distance of 162 km at 27 km per hour. And a third distance of 272 km at 34 km per hour. Find her average speed of the whole journey. एक महिला 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 162 किलोमीटर और दूसरी दूरी किलोमीटर की दूसरी दूरी और 34 किलोमीटर प्रति घंटे की 272 किलोमीटर की तीसरी दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति में ज्ञात करें। देखिए औसत गति यानी एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, जितना वो डिस्टेंस कवर किया बटे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस देखिए तो कितना कवर किया, 162 162 पहले कितना है 250 प्लस 162 और प्लस 272, टोटल दूरी तो इतना ही तय किया। अब टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम निकाला जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड करके। तो डिस्टेंस अगर 250 है और स्पीड 25 है तो क्या टाइम 10 आ गया। डिस्टेंस अगर 162 है और ये 27 है तो ये 7 छक 42 6 आ गया, और 272 है और स्पीड अगर 34 है तो 8 चौक 32 क्या 8 आ गया। यानी टोटल सम अगर हम लोग करते हैं 2 1 3 4 5 और ये 2 2 4 7 6 13 5 18 के 8 हाथ बच्चा 1, यानी टोटल सम आ गया 684 और नीचे आ गया आपका 24 आ गया। 24 दूना 48 और उसके बाद कितना आ गया बचा 20 204, यानी 24 8 192, यानी 28 करके कुछ आंसर आएगा। पॉइंट में निकालने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ 24 का पहाड़ा आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो आप लोग कट कर लीजिएगा, लेकिन इससे आपका समय बचेगा। 28.5 आपका आंसर होना चाहिए, पूरा पॉइंट में लाने का जरूरत नहीं है क्योंकि 28 एक ही जगह पे था। A can complete a piece of work in 26 days and B can complete it in 16 days. If they work on the alternate days starting with B on the first day, how long will they take in days to finish the work? मतलब A किसी कार्य को 26 दिनों में कर सकता है, B किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं और जिसकी शुरुआत पहले दिन B से होती है तो उनके कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या है 18.3/4 है, 19.3/4 है और ये 19.1/3 है। अब क्या है कि बोला है ना कि A किसी काम को 26 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को क्या होता है 16 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम हम लोग कैसे निकालते हैं, ये दोनों का एलसीएम ही लेके। तो टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 दूना 26, 8 दूना 16, यानी 13 गुने 8 दूना 2, 13 8 है 8 24, 13 8 है 13 8 104 और 2 यहाँ हो गया 208 टोटल वर्क हो गया 208 यूनिट। अब बोलता क्या है, पहले बी स्टार्ट करता है और फिर एक दिन बाद ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है। तो पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा ए आएगा, यानी 2 दिन में कितना काम होगा। इसका इफिशियंसी फिर कितना हो गया, इसका इफिशियंसी 8 हो गया और इसका इफिशियंसी कितना हो गया 13 हो गया। अरे 208 को 26 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में ये 8 काम करेगा और एक दिन में ये 13 काम करेगा। तो बताइए बी पहले आएगा 13 काम करके चला जाएगा और दूसरा दिन ए 8 काम करके चला जाएगा, यानी 2 दिनों में कितना काम हुआ आपका, 2 दिनों में हुआ 21 काम। 2 दिनों में 21 यूनिट काम आपका 2 दिन लगा। अब 208 के नज़दीक जाने का कोशिश कीजिए, 10 बार में 210 हो जाएगा, 9 बार में गुना कीजिए, 9 का इधर तो 9 का इधर, यानी कितना आपका 189 काम 18 दिन में हो गया। अब बताइए कि 18वां दिन ए आएगा, फिर 19वां दिन कौन आएगा, बी आएगा काम करने, और बी कितना काम करता है एक दिन में 8 काम। तो कितना हो जाएगा 8 9, बी एक दिन में 13 काम करता है, तो 189 काम हो गया है।
कितना 18 दिन में। अब बी आएगा यानी 19वां दिन बी करके चला जाएगा 13 काम, यानी टोटल कितना काम हो गया 202 काम हो गया। 19 दिन में कितना काम हो गया 202 काम हो गया। ठीक है, अब 202 जब काम हो ही गया है तो अब आएगा ए। बचा हुआ काम कितना है मेरे पास 6, और वो एक दिन में काम करता है 8, यानी वो बचा हुआ 6 काम कितना दिन में करेगा 6/8 दिन में, या 2 तिया 6 2 चौक 8 3/4 दिन में करेगा। 19 दिन में तो किया था, यानी 19 पूर्णांक 3/4 मेरा आंसर हो गया। एक बार फिर से बढ़िया से समझा देते हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है। एसएससी का अगर आप 2025 का क्वेश्चन देखिएगा तो चाहे किसी भी ईयर का देख लीजिए तो ऑन पार है, एकदम उसी के लेवल का ये क्वेश्चन है। तो उसके हिसाब से आप लोग को मेहनत भी करना होगा। फिर से आप लोग को बता देते हैं फिर से, जैसे कि देखिए ए कितने दिन में वो काम कर रहा है जी 26 दिन में, बी कितने दिन में वो काम कर रहा है जी 16 दिन में। तो दोनों का एलसीएम मेरा कितना आया था 208 आया था। तो 208 अगर टोटल काम है और ये 26 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 8 काम, यानी 208 को 26 से क्या किए भागा दे दिए। और ये एक दिन में कितना काम करेगा 13 में 208 को 16 से भागा दे दिए। इसी को इफिशियंसी बोला जाता है। अब बोल रहा है एक दिन बी काम करता है एक दिन ए काम करता है, यानी 13 8 21 काम होता है कितना दिन में 2 दिन में। 208 तक जाना है यानी 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, नज़दीक जाने का कोशिश कीजिए, कितना काम हो गया 189 काम हो गया कितना 18 दिन में। और 189 काम जब 18 दिन में हो गया तो 19वां दिन फिर आएगा बी, यानी 13 काम करके चला जाएगा, कितना काम हो गया 202 काम हो गया 19 दिन में। अब आएगा बचा हुआ 6 काम कौन करेगा ए करेगा, एक 6 काम इतना दिन में कर देगा 3/4, यानी 19 पूर्णांक 3/4 इसका आंसर हो गया। 2 बार बता दिए आप लोग को मैं, इसीलिए अगर एसएससी के लिए ये क्लास रहता तो मैं 2 बार बताता भी नहीं, वो लोग समझ जाते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए समझने का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ द विटामिन सी एंड जिंक सप्लीमेंट इन द ईयर 2020। देखिए मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, वो क्या बोलते हैं उसको, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तुरंत। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, बस मैं यहाँ पे डेटा आपको लगा देता हूँ। ये रहा डेटा जी आपका। ये रहा डेटा है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेल्स ऑफ द विटामिन सी एंड जिंक सप्लीमेंट इन द ईयर 2020 टू दैट ऑफ ईयर 2022। विटामिन और जिंक देखिए हरा वाला है, तो बताइए 2020 में कितना था 45 था, और 2022 में कितना था 60 था। तो 15 तिया 45 15 चौके 60, 3:4 हो गया आंसर। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8,820. 20 years ago it was 8,000. Assuming the population increases at a constant rate every 10 years, find the percentage rate of increases per 10 years. मतलब 10 साल में बताइए कि 20 साल में वो कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब बोल रहा है ना कि हर साल कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, तो मान लेते हैं x% का वृद्धि हो जाता है, उसमें कितना होता है x% का वृद्धि हो जाता है। x% का वृद्धि हो जाता है तो देखिए 8,000 से पहला 10 साल में x% बढ़ गया, दूसरा 10 साल में x% बढ़ गया, और यही 20 साल मिलके कितना हो गया 8,820 हो गया पॉपुलेशन। एकदम यही होगा, ये समझने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए, x² का वैल्यू लाइए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² बराबर आता है 8820 गुने 100 गुने 100/8000। 3 जीरो इसका कट गया। अब इधर कितना बचा, 2 से अगर 4 बार में काटें और ये 2 से 5 बार में, तो 4 से ये कट रहा है क्या 4 दूना 8 4 दूना 8 4 5 20 5 25 2 5 दूना 10 5 दूना 10 11 12 12,000 सॉरी 5 दूना 10 11 ना होगा यहाँ पे, हाँ 5 दूना 10 और 11
0.025 इतना आ गया, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अभी देखिए इसका हम रूट कैसे निकालेंगे जल्दी से। ये देखिए, ये इसका एक्स स्क्वायर बराबर 110/25, इसका रूट का देखिए यूनिट डिजिट क्या है 5, तो स्क्वायर रूट में भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, एकदम आएगा। और ये 110 किसके किसके बीच में है, 110 किसके किसके बीच में है, क्या बताइए, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में है, हाँ है, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में है। तो ये वाला लेते हैं, आपका स्मॉल वाला को कंसीडर करते हैं, 10 स्क्वायर को। तो क्या करेंगे, 10 यहाँ लिख देंगे, 105 इसका हो गया रूट, यानी x का वैल्यू 105 आ गया, मतलब वो 105% का वृद्धि हुआ, यानी 5% का क्या हुआ होगा, वृद्धि हुआ होगा। ये फॉर्मूला 105 से 5 कैसे हो गया, देखिए 8000 गुने 100 प्लस एक्स। अगर x% का वृद्धि हुआ रहता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 100 प्लस एक्स। हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इसको डायरेक्ट x लिखें, 105 आया तो x का 5% की दर से वृद्धि हुआ। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। द फोर्स प्रोपोर्शनल टू 9a 6a इज 54। व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, 9/a, फोर्स प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो जाएगा 6a/54, ये a है, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, ये a, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने, यहाँ 6 नमा 54, यानी a स्क्वायर बराबर 9 गुने 9, यानी a बराबर कितना, 9। पॉजिटिव वैल्यू बोला है, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। The average of the marks of 12 students in a class is 68. If the marks of each students are doubled, what is the new average? Each student का डबल हो जाएगा तो एवरेज भी डबल हो जाएगा, नहीं 2 8 2 6 12 13 136 हो जाएगा। एवरेज ईच स्टूडेंट में अगर आप जो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स नंबर का, तो एवरेज में भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिएस्टर अलोन इन 17 आवर्स। Pipe B can fill it in siester alone in 23 hours. The time taken by them to fill the half of the cistern by operating together will be। अब देखिए, एक तो आपको एलसीएम वाला मेथड ही बता चुके हैं। ए किसी काम को वही काम 17 घंटा में करता है, बी किसी काम को कितना करता है, 23 घंटा में करता है। वही चीज़ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 17 घंटा में भरता है और 23 घंटा में भरता है, पाइप का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बताइए ए प्लस बी इसको कितना देर में करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है ए का समय इंटू बी का समय, ए का समय प्लस बी का समय। और क्योंकि ये पूछ रहा है आधा सिएस्टन कितना में भरेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 गुने 23 और नीचे कितना आ गया, 17 गुने 23 और 7 8 9 10 नीचे आ गया आपका 80 है। 80 कैसे आ गया, 7 8 9 10 और 2 1 3 1 4, 40 गुने 2, हाँ जी 80 आ गया, 80 आ गया। अब क्या करिए, 391, 17 तिया 91, 17 तिया 91, 17 दूना 34 और 17 तिया 91, 17 तिया 51 हो गया, हाँ 391 आएगा, 391/80, ठीक है। अब क्या करिए, अब ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, 8 चौका 32 और 71, 4:71/80 आपका आंसर हो जाएगा। A number when decreased by 1% gives 2970, द नंबर इज 1% से डिक्रीज हो गया, यानी ये 99% का वैल्यू है। तो पूरा नंबर यानी 100% का वैल्यू कितना होगा, 99% का वैल्यू है जी। तो देखिए तो कितना बार में कट रहा है, 9 तिया 27, 9 तिया 30 बार में कट रहा है, 30 बार में यानी 3000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। Priya got a new curtain at 8% discount. If Priya did not get any discount, she would have had to pay rupees 260 extra. 260 extra. How much did Priya pay for the curtain? मतलब कि अगर उसको 8% डिस्काउंट नहीं मिलता तो 260 एक्स्ट्रा पे करती, यानी 260 8% का वैल्यू है। तो प्रिया कितना पे की, मतलब 8% तो उसको डिस्काउंट मिल ही गया ना, यानी 92% का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसी तरह से दिमाग लगाना है आपको एग्जाम में। इसी तरह से देखिए तो ये कट जाएगा कितना बार में, 4 से 2, 4 दूना 8 और 4 छक्का 24 25 26 65 बार में, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 2 छक्का 12 46 बार में। 65 × 46 करिए, हो जाएगा आपका 6 5 30,
छः पाँचे 30 के 0, हाथ बचा 3, और ये हो जाएगा 6 छक्का 36, 4 पाँचे 20, 56 57 नोटा 90 यूनिट। ये जो लास्ट का डिजिट है मात्र एक ही ऑप्शन में है, आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है। अगर आप गुना करने बैठिएगा, पूरा गुना क्यों करना, इससे आपका कम से कम कुछ तो समय बचा। इन वाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 206 एंड 126 पर केजी रेस्पेक्टिवली टू गेट अ मिक्सचर राइस वर्थ ऑफ रुपीज 183 पर केजी। अब देखिए ये बोल रहा है ना कॉस्ट, ये भी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये भी सीपी है, और ये भी क्या है, सीपी है। तो यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, एक का 206 प्राइस है, एक का 126 प्राइस है, और एक का 183 प्राइस है। अब एलिगेशन में क्या करते हैं, इसको इसमें से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, इसमें 6 में से 3 गया 3, यहाँ 23 हो जाएगा। अब इसको इसमें से इसको घटाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से यहाँ 7 57 हो जाएगा, 57:23 आपका आंसर हो जाएगा। Find the greatest number by which when the number 33, 278 and 285 are divided leaves the same remainder in each case। जब भी सेम रिमाइंडर बोले तो नंबर के डिफरेंस का क्या ले लेते हैं हम, एचसीएफ ले लेते हैं। तो बताइए 278 माइनस 33, एक डिफरेंस तो ये हो गया, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया 278 माइनस 285, तीसरा डिफरेंस क्या हो गया 285 माइनस 33। इसका कितना आएगा 278 माइनस 33 का आ जाएगा आपका 245। ये कितना आ जाएगा 78 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 285 में से 33 गया, 3 में से 5 गया 252 आ जाएगा। यानी इसका एचसीएफ निकालना है, तो देखने से ही पता चल रहा है 7 मेरा एचसीएफ हो जाएगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 7। A train X meter long running at a speed of 57 meter per second crosses a railway platform in 14 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज 375 मीटर। कि मतलब कि बोल रहा है कि एक ट्रेन जो 57 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और x मीटर लंबी है, 14 सेकंड में वो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है जिसकी लंबाई 375 मीटर है। तो ट्रेन कितनी दूरी तय की, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी ना, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब बोल रहा है कि कितने सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 14 सेकंड में वो क्या करती है क्रॉस कर लेती है। तो पहले बताइए टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना है 57, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 14 आएगा। तो 14 गुने 57 करिए, तो 14 साते हो जाता है 98 के 8, हाथे बचा 9, और 14 पाँचे 70, 798, और ये 375 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये x का क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। 8 में से 5 गया 3 मात्र एक ही ऑप्शन में है, 3 मात्र यूनिट डिजिट पे एक ही ऑप्शन में। देखिए 8 में से 5 घटाएंगे 3, 423 मार के निकल जाना है, पूरा नहीं घटाना है। The length of the rectangle is 3/5 of the radius of a circle. The radius of the circle is equal to the side of the square. The area of a square is 2025 मीटर स्क्वायर. What is the area of the rectangle if the breadth is 10 मीटर? अब बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। तो पहले तो देख लीजिए, फिगर बना देते हैं समझाने के लिए। ये सर्कल हो गया और ये हो गया स्क्वायर। अब आयत की लंबाई न वृत्त की त्रिज्या की, ये r है मान लेते हैं, तो 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी ये r होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल 2025 मीटर है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 2025 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर ही ना होगा, साइड इंटू साइड होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताइए r का वैल्यू कितना होगा, मुँह जवानी बताइए। तो यूनिट डिजिट होगा 5, यूनिट डिजिट कितना होगा 5। और ये बताइए ये किसके किसके बीच में पड़ता है, ये पड़ता है आपका 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में पड़ता है। छोटे वाले नंबर को लेते हैं, यानी ये किसका स्क्वायर हो गया 45, स्क्वायर रूट वैल्यू 35 हो गया, तो r कितना हो गया 45। अब बोल रहा है 3/5 है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 45 गुने 3/5, 5 9 45, 27 हो जाएगा, और ब्रेथ दिया हुआ है 10, तो एरिया कितना हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई 270। The diagonal of a rhombus are 64 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ rhombus इज, देखिए डायगोनल्स दिया हुआ है, डायगोनल्स क्या होता है रोम्बस का, ये वाला
विकर्ण। तो एरिया क्या होता है डायगोनल का जिसमें विकर्ण दिया हो, तो डायगोनल का गुणनफल इंटू 1 इंटू डायगोनल को गुना करके 1/2 से गुना कर दिया, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 64 गुने 96। अब इसको गुना करिए, कितना आएगा, 64 गुने 96, 2 से कट गया ये 32 बार में, 32 से कट गया। उसके बाद देखिए तो 6 दूना 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 मात्र ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। यूनिट डिजिट 2 आएगा ना, 6 दूनी 12, 2 2 एक ही में है। देखिए यहाँ 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्यों पूरा गुना करिएगा। A trader purchases 600 units of an item at 30 per unit. If he sells 400 unit at a profit of 20% and the remaining 200 unit at a loss of 10%, what is his overall profit and loss percentage? मतलब बोल रहा है कि एक व्यापारी 30 रुपए प्रति इकाई की दर से 600 इकाइयाँ खरीदता है, 400 को वो 20% के लाभ पे और 200 को 10% के हानि पर बेच देता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो इसका यूज मत कीजिए, अननेसेसरी गुना भागा बढ़ेगा। 600 यूनिट का, आप एक यूनिट का सीपी कितना मान लीजिए, 1 रुपीज़, तो 600 यूनिट का कितना हो जाएगा, 600 रुपीज़ हो जाएगा सीपी। अब बताइए 400 यूनिट को वो बेचता है कितना पे, 20% के लाभ पे, मतलब उसका एसपी कितना हो जाएगा, 120/100, 20% लाभ यानी 120, यानी 12 चौक 48, 480 रुपये में बेचेगा। अब बाकी 200 को वो कितना में बेचता है, 10% की हानि पे, यानी 90 में बेचा होगा, 90% पे, यानी 180। आपका टोटल एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, देखिए तो टोटल एसपी आपका हो गया कितना, 0, 8, 8, 16, 4, 5, 660, यानी 60 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ 600 रुपये पे, यानी 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। The ratio of the cost prices of article X and Y is 3:7. A man earns a profit of 46% by selling X and loses 39% by selling Y. What is his gain and loss percentage? बोल रहा है X और Y है, उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का रेशियो कितना है, 3:7। अब 46% का क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, तो 300 और 700 मान लीजिए। अगर 46% का एक पे वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए तो, 146/100, यानी ये कट गया, ये कट गया, आपका कितना आ गया, 46 या 138 के 8, 46 या 138 और बचा 100, और 100 या 301, 438 हो गया। यहाँ पे 39% का ये कमाता है, लॉस कमाता है, तो कितना हो जाएगा, 61/100, 7 एकम 7, 7 छक 42, 427, मतलब टोटल इतना रुपया में क्या करता है, बेचता है। टोटल सीपी कितना हो गया, 1000 रुपीज़ टोटल, यानी 7, 8, 7, 15 के 5 हाथे बचा 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 4, 4, 865 रुपये में बेचता है, 1000 में खरीदता है, यानी 100, 3, 2, 5, 8, 7, 15 और 1, 6, 865, ठीक है, 135 रुपया का क्या हो गया, उसको हानि हो गया, कितने पे, 1000 रुपये, यानी 13.5% का लॉस। ये था DSSB का सॉल्यूशन। हम इसको बढ़िया से समझा के आप लोग को बताए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसा वीडियो बनाने का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।